अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर एविडेंशियरी प्रिविलेजेस के बारे में है। लफ्ज़ प्रिविलेज को अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो हम कहेंगे इस्तेहकाक। और अगर हम ये देखना चाहें कि प्रिविलेज या इस्तेहकाक का मायने क्या है, इसका क्या मतलब बनता है या इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रिविलेज मीन्स सम काइंड ऑफ राइट, favor or immunity which is given, which is granted or which is available for some special person or group of persons। यानी जब हम लोगों के किसी ग्रुप को या एक सिंगल इंडिविजुअल को कोई खास राइट देते हैं, खास फेवर देते हैं, खास इम्यूनिटी हम उसको देते हैं जो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि दे आर प्रिविलेज्ड। इसको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए यूं समझिए कि आप एक जगह पर सफर कर रहे हैं, आपने टिकट ली, बस में चढ़े, लेकिन जिस वक्त आप सीट पर बैठने लगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, दिस सीट इज रिजर्व्ड फॉर सीनियर सिटीजन। अब आपके पास टिकट है, आपने पे किया है, लेकिन आपको सीट पर बैठने की परमिशन नहीं दी जा रही क्योंकि वो सीट जो है सीनियर सिटीजन के लिए प्रिविलेज के लिए वो रिजर्व्ड है। तो इट मींस कि सीनियर सिटीजन जो हैं दे आर प्रिविलेज्ड इन दैट मैटर। वहां पर उनको जो है एक प्रिविलेज दिया गया है। इसी तरह से लॉ के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ किस्म की के ग्रुप्स को जो है प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलरली जिन प्रिविलेजेस की बात करने जा रहे हैं दे आर एविडेंशियरी प्रिविलेजेस। यानी वो प्रिविलेजेस जो विटनेसेस को दिए जाते हैं, चंद मखसूस किस्म के विटनेसेस को मिलते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिविलेजेस होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर डबल एज्ड वेपन। यानी ये दो धारी तलवार की तरह होते हैं। एक तरफ तो इनका फायदा होता है और एक तरफ इनका कुछ नुकसान भी होता है। यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है। अच्छा, मैं इसमें पहले एक आपको एक जनरल रूल बता दूं कि जनरल रूल ये है कि एवरी रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। यानी ये लॉ ऑफ एविडेंस का एक जनरल रूल है कि एवरी रेलेवेंट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। आपने किसी भी फैक्ट को या किसी रेलेवेंट फैक्ट को साबित करना है तो जो भी एविडेंस रेलेवेंट है वो आपने कोर्ट के सामने पेश करनी है। किसी शख्स को मना किया ही नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, और वो ड्यूटी बाउंड है कि वो कोर्ट के सामने रेलेवेंट एविडेंस प्रोड्यूस करे। लेकिन यहाँ पर एविडेंशियरी प्रिविलेजेस के तहत जो जो विटनेसेस हैं उनको ये सहूलत दी जाती है कि अगरचे एक एक जो एविडेंस है वो रेलेवेंट है, उनका स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट है और बहुत जरूरी है। अगर आप केस को वाइट अप करना चाहती हैं, अगर आप उसको जो इंसाफ के तकाजे पूरा करना चाहते हैं, तो वो एविडेंस मस्ट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। लेकिन बाज मजबूरियां ऐसी हैं कि जिनके तहत आप उनको सहूलत दे रही हैं कि अगर वो नहीं पेश करना चाहते वो ना पेश करें। और बाज़ औक़ात जो है कोर्ट खुद उनसे कहती है कि आपने इस किस्म का स्टेटमेंट, इस किस्म की एविडेंस आपने रिकॉर्ड पर नहीं लानी। अब ये प्रिविलेजेस क्या हैं, किन सर्कमस्टांसेस में दिए जाते हैं और वो कौन से हालात हैं जो इस जनरल रूल की एक्सेप्शन बनते हैं, उनकी डिटेल जो है वो कानूनी शहादत के आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक है। चूंकि ये एक लेंथी एक क्वेश्चन है, सो हम इसको दो हिस्सों में करेंगे, यानी दो वीडियोस होंगी इसके ऊपर। जो हमारी पहली वीडियो है उसमें हम आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 8 तक के प्रिविलेजेस जो है वो देखेंगे। अब ये जो सबसे पहले जो है आर्टिकल 4 के अंदर जिस क्लास को या जिस ग्रुप को प्रिविलेज दिया गया है, एविडेंशियरी प्रिविलेज दिया गया है, वो जजेस और मजिस्ट्रेट्स के हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि नो जज और मजिस्ट्रेट शेल। अब जब शेल का लफ्ज आ गया तो कीप वन थिंग इन माइंड कि जहां पर भी शेल का लफ्ज है वहां पर एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया गया है। वहां पर एब्सोल्युटली जो है कोर्ट की अपनी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट के लिए एक चीज जो है वो मैंडेटरी है कि उसने करनी ही करनी है। यहाँ पर कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक जज और मजिस्ट्रेट की प्रिविलेज की बात हो रही है। नो जज और मजिस्ट्रेट शेल एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर। चले इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। नो जज और मजिस्ट्रेट शेल बी कंपेल्ड टू आंसर any question as to his own conduct as judge or magistrate or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate। यानी एक ये अभी मैंने उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ा है। प्रिविलेज कुछ इस तरह से है कि किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को आप कंपेल नहीं कर सकते, आप मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि शेल है, आप मजबूर नहीं करेंगे किसी भी जज और मजिस्ट्रेट को इस बात पर कि वो बताए कि जिस वक्त while he was acting as judge or magistrate what was his conduct, why he adopted some special kind of conduct या some special attitude उसने क्यों अपनाया, क्यों उसने इस तरीके से बिहेव किया।
आप उससे इसके बारे में कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये जो प्रिविलेज यहाँ पर दिया गया, ये पब्लिक पॉलिसी के तहत दिया गया पहली बात, फिर ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए और जुडिशरी को फ्री हैंड देने के लिए ये प्रिविलेज ज़रूरी था। अगर जजेस और मजिस्ट्रेट के ऊपर हर वक़्त ये तलवार लटकती रहे कि अगर वो किसी को बेल ग्रांट करेंगे तब भी किसी के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, अगर वो नहीं ग्रांट करेंगे तब भी किसी के सामने वो आंसरेबल होंगे। अगर उन्होंने इस तरीके से आइदर दे acted in this way or that way, they will be answerable or accountable before some authority or somebody, तो वो कभी भी फ्रीली काम नहीं कर सकते, कभी भी वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए वर्डिक्ट अपनी नहीं दे सकते। इसलिए उनको यहाँ पर प्रिविलेज दिया गया कि अब वो अपने केस के अंदर जो भी कंडक्ट वो अडॉप्ट करते हैं, वो किसी को कोई फेवर दें। जहाँ पर जज के पास जहाँ डिस्क्रेशन होती है, वहाँ वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वो कुछ भी जो है वो लोगों को फेवर भी दे सकता है। वो लोगों के साथ जो है जैसे फाइन की रकम में कमी भी कर सकता है, इज़ाफ़ा भी कर सकता है, अगर उसको कानून ने कहा है, उसको ये डिस्क्रिशनरी पावर दी है कि तुम यहाँ तक आगे तक जा सकते हो या अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर वो करता है तो आप उससे ये सवाल नहीं करेंगे कि फलाँ को फेवर क्यों दी या फलाँ को ग्रांट क्यों फलाँ चीज़ जो है बेल जो है वो क्यों ग्रांट की, फलाँ के साथ क्यों नहीं की। इस किस्म की क्वेश्चनिंग आप जज से नहीं कर सकते। अब जो मैंने हिस्सा छोड़ा था उसकी तरफ आ रही हूँ। लेकिन ये तो एक एब्सोल्यूट जो है एक प्रिविलेज दे दिया गया, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू व्हिच ही इज सबऑर्डिनेट। यानी अगर उससे कोई इस किस्म की कोई बात पूछना चाहे तो सिर्फ वाहिद अथॉरिटी ऐसा अख्तियार है जिसके पास, वो है उसकी सुपीरियर कोर्ट, और वो कोर्ट टू व्हिच ही इज सबऑर्डिनेट, जिसका वो मातहत है। यानी अगर लाहौर का सेशन जज है तो लाहौर हाई कोर्ट ही उससे पूछ सकती है कि आपका जो है इस किस्म का आपका कंडक्ट क्यों था? अगर कोई इस किस्म का सवाल करना है, तो चूँकि यहाँ का जो सेशन जज है, वो यहाँ की हाई कोर्ट के अंडर ही आता है, लाहौर की हाई कोर्ट के अंडर ही आता है, तो उससे सिर्फ वही कर सकती है, कोई किसी दूसरे सूबे की हाई कोर्ट उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज़ और जो है यहाँ पर कही गई है कि he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was acting so, or while he was so acting, कि अगर उसकी मौजूदगी में यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि अगरचे उसके कंडक्ट के बारे में तो सिवाय उसकी सुपीरियर कोर्ट के कोई और उससे नहीं कोई क्वेश्चनिंग कर सकता, लेकिन ऐसे मामलात जो उस वक्त उसकी वकूफ पजीर हुए while he was acting so, while he was sitting as a judge or magistrate in the court, और उस वक्त कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बारे में उससे पूछा जा सकता है, उसको एग्जामिन किया जा सकता है। जैसे अगर एक जज फर्ज करें को अदालत लगी हुई है और कहीं पर फायरिंग हो जाती है और कहीं कोई नाखुशगवार वाक्य जो है वो हो जाता है, तो जज चूंकि वो खुद बैठा है और वो आई विटनेस है, सारी चीजों को देख रहा है, तो उसकी एविडेंस ऐसी सूरत में ली जा सकती है, ऐसी सूरत में उसको एग्जामिन किया जा सकता है कि वो बताए, डिटेल बताए कि उसकी कोर्ट पे क्या हुआ। लेकिन अदरवाइज जज ने किसी भी काम के किसी भी फैसले के अंदर जो भी उसने कंडक्ट अडॉप्ट किया, उसके हवाले से उसको कोई भी उससे जो है क्वेश्चनिंग उससे नहीं की जा सकती। तो ये एक प्रिविलेज था जजेस और मजिस्ट्रेट्स का, और ये जो है ये भी पब्लिक पॉलिसी के तहत भी है, और फिर जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जस्टिस इट वाज नेसेसरी टू ग्रांट देम। अच्छा, उसके बाद जो है हम दूसरे प्रिविलेज की तरफ जा रही हैं, व्हिच इज जिसको हम कहते हैं मैरिड, जिसको हम जो है ना वो मैरिड पर्सन्स का जो है प्रिविलेज कहते हैं, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इसका टाइटल है। आर्टिकल 5 है कानूनी शहादत ऑर्डर का, जो कहता है कि किसी भी मैरिड शख्स को आइदर मेल और फीमेल उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कोई ऐसी कम्युनिकेशन वो लीक आउट करे बिफोर द कोर्ट, जो उसने उस वक्त की जिस वक्त वो उसके जो शादी के दौरान जो है जिस वक्त उसकी शादी चल रही थी, उस दौरान जो है उसके जो है लाइफ पार्टनर ने उसके साथ जो है वो शेयर की। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी वर्डिंग देखें, यहाँ पर भी शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड। अब ये जो लफ्ज जो है ना, ये हर लफ्ज अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर पहले तो ये कि यहाँ पर ये जो कहा गया ना, इज और हैज बीन मैरिड, ये जो प्रिविलेज दिया गया है, ये उस वक्त भी एग्जिस्ट करेगा जिस वक्त शादी जो है दो लोगों के दरमियान मौजूद है, उस वक्त भी, और उस वक्त भी एग्जिस्ट करेगा जिस वक्त शादी थी लेकिन खत्म हो गई।
आइदर को वजह कुछ भी हो, आइदर ड्यू टू डेथ ऑफ लाइफ पार्टनर और ड्यू टू डाइवोर्स। अगर शादी खत्म हो गई तो वो प्रिविलेज व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अंडर दिस आर्टिकल दैट शैल बी देयर, दैट शैल रिमेन देयर, वो बाकी रहेगा। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड, अगेन द वर्ड शैल इज देयर, मतलब यहाँ जो प्रिविलेज दिया जा रहा है, जिस प्रिविलेज की बात की जा रही है, अगेन वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, वो मैंडेटरी है, वहां पर किसी किस्म की डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो उनका हक है मैरिड पर्सन का और उनको मिलेगा। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शेल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा made to him during marriage by any person to whom he is or has been married। अच्छा, अब पहली बात तो ये कही गई कि किसी भी शख्स को आप कंपेल नहीं करेंगे कि वो कोई ऐसी कम्युनिकेशन लीक आउट करे जो उसके जिस वक्त उस वक्त उसके साथ की गई, उसके लाइफ पार्टनर की जानिब से जिस वक्त उसकी शादी मौजूद थी या अभी तक मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि यूके के अंदर हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है 1872 में जो है ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, और उसके उसके अंदर मामूली अमेंडमेंट्स की गई, फिर 1984 में, और कानूनी शहादत ऑर्डर, वो एक तफसील है, वो किसी वक्त मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अंग्रेजों ने जो दिया हमें सब कॉन्टिनेंट को जो ये दिया लॉ ऑफ एविडेंस, तो उन्होंने उसके अंदर जो है ना, वैसे तो वो तकरीबन वही है जो यूके के अंदर है, जो इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन कुछ जो है ना, कुछ जगहों पर उन्होंने लॉस बनाते वक्त, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक दो जगहों पर है और यहाँ पर भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने यहाँ और तरह से रखी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के जो उनका उनका सोशल सेटअप था, जो यहाँ पर फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जो यहाँ पर ट्रेडिशंस चलती हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन चीजों को सामने रखते हुए यहाँ पर कुछ उन्होंने चीजें जो है वो तब्दीली को लेकर आए। जैसे अगर आप इंग्लैंड का देखें ना लॉ ऑफ एविडेंस, तो वहां पर है कि जब तक आपकी शादी है तब तक ये प्रिविलेज रहेगा, एज सुन एज द मैरिज इज डिसॉल्व्ड आइदर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स, तो वो प्रिविलेज भी खत्म हो जाता है। और फिर आप जो है ऐसी इंफॉर्मेशन जो वंस योर लाइफ पार्टनर हैव मेड टू यू, आप उसको लीक आउट कर सकते हैं। लेकिन जब सब कॉन्टिनेंट के लिए लॉ ऑफ एविडेंस बनाया गया, तो यहाँ पर कहा गया कि जब शादी है उस वक्त भी आप लीक आउट नहीं करेंगे, और अगर शादी खत्म हो चुकी है तब भी आप लीक आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट के सर्कमस्टांसेस हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ की ट्रेडिशंस हैं, वो हमें अलाउ नहीं करती कि शादी खत्म हो जाने के बाद भी कोई इंफॉर्मेशन लीक आउट की जाए, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। एक कपल की अगर अगर उनका ताल्लुक खत्म भी हो जाता है, तब भी रिश्तेदारियां जो हैं मुख्तलिफ हवालों से मौजूद होती हैं, लिंक्स जो हैं वो रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फैमिली पीस है, सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर करने के लिए भी ये प्रिविलेज दिया गया। और फिर अगर मैरिज खत्म भी हो जाती है, तब भी रिश्तों को बचाने के लिए ये चीज जो है वो बाकी रखी गई। अच्छा, अब कहा गया कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं करेंगे। पहली बात है, आप कंपेल नहीं करेंगे कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी कम्युनिकेशन जो उसके लाइफ पार्टनर ने उसके साथ की, उसको वो लीक आउट करे। और आगे चल के कहा जा रहा है कि नॉर शेल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। अगर वो करना भी चाहे तो आप परमिशन नहीं देंगे। पहली बात, आप उसे कंपेल नहीं करेंगे कि वो बताए उसके लाइफ पार्टनर ने उसके साथ क्या कम्युनिकेशन की। और दूसरी बात, अगर वो करना भी चाहे तो आप उसको परमिट नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। दोनों लफ्जों में फर्क है। पहले कहा गया कंपेल, मजबूर करना, और दूसरी दफा कहा जा रहा है परमिट करना, यानी अलाउ करना, आप उसे इजाजत भी नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि कम्युनिकेशन जो बात हो रही है, मीनिंग समथिंग विच हैज बीन गिवन इन द नॉलेज ऑफ योर लाइफ पार्टनर, आपने उसको बता दी, उसकी नॉलेज में ले आए। तो ऐसी किसी भी चीज को जो है वो लीक आउट करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी, ना ही लीक आउट करने के लिए कंपेल किया जाएगा। यहाँ पर मुझे एक इंग्लिश केस जो है वो याद आ रहा है, वो ये कम्युनिकेशन से ही। एक इंग्लिश केस के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से हुआ कि एक हस्बैंड ने किसी जगह पर कुछ जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन की, और उसके बारे में जो है ना, उसने डिटेल लिख के अपने उस ऑफेंस के बारे में डिटेल लिखी एक लेटर के अंदर, और वो लिख के उसने अपने पिलो केस के नीचे उसने रख दिया कि मैं इसको सुबह पोस्ट करूंगा अपनी वाइफ को और उसे बताऊंगा कि मैंने ये कुछ किया है।
अच्छा, रात को जो है चूँकि जिनकी यहाँ उसने ये मिसएप्रोप्रिएशन की थी, उसके जो उसका जो फैक्ट्री ओनर था, उसको चूँकि उसके ऊपर शक था, सो उसने कंप्लेंट की पुलिस में और पुलिस ने उसके घर पे रेड किया और रेड के दौरान वो लेटर जो था उसके पिलो केस से वो निकला और उसको जो है उन्होंने एविडेंस के तौर पे उन्होंने कोर्ट में पेश किया। वहाँ पर उस शख्स की जानिब से उसके वकील ने ये पॉइंट उठाया कि दिस मस्ट नॉट बी लीक्ड आउट एज़ दिस इज़ अ कम्युनिकेशन मेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो कोर्ट ने उसमें ये कहा कि कम्युनिकेशन तो अभी हुई ही नहीं, कम्युनिकेशन तो उस वक्त होती जब ये वाइफ की नॉलेज में आ चुका होता। ये तो उसने लिखा और अपने पिलो केस के नीचे रख दिया और अभी तो ये जो है हवाला डाक ही नहीं हुआ, अभी ये उस तक पहुंचा ही नहीं, उसके कानों तक बात गई ही नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं है। ये आर्टिकल उस वक्त अप्लाई होगा जिस वक्त कम्युनिकेशन हो चुकी होगी। तो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुई है, आप इसके हवाले से कोर्ट के अंदर जो है उनको कंपेल नहीं कर सकते, ना ही उनको इजाज़त देंगे कि वो इसके बारे में कुछ बताएँ, ताकि फैमिली पीस और फैमिली सेटअप जो है वो अपनी जगह पर कायम रहे और उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो जो बदमज़गी जो है वो किसी किस्म की ना आने पाए। लेकिन इसके अंदर फिर इसमें जो है एक्सेप्शनल जो है वो इसमें कुछ केसेज़ हैं। जैसे पहली एक्सेप्शन दी गई है कि अगर एक जो लाइफ पार्टनर है, अगर वो इस पर कंसेंट दे देता है, अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर देता है, दूसरे को इजाज़त दे देता है। जैसे वाइफ़ जो है वो विटनेस बॉक्स में खड़ी है और वो कह रही है मैं ये नहीं बता सकती कि जी ये तो हमारे दरमियान हुई थी कम्युनिकेशन। लेकिन हस्बैंड अगर खुद कहता है कि भई तुम बता दो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब हस्बैंड ने खुद ही कह दिया उसको कि तुम जो बताना चाहती हो बता दो कोर्ट को, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एट ऑल। तो ऐसी सूरत में फिर वाइफ़ जो है वो ऐसी ऐसी कम्युनिकेशन को लीक आउट कर सकती है। फिर उसपे कोई जो है वो कोई उसमें रुकावट नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी जो है वो इस किस्म की जो कम्युनिकेशन है ऐसे ऐसे मामलात में भी की जा सकती है जहां हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, आइदर इन अ सिविल सूट और इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसके जैसे हस्बैंड ने जो है वो वाइफ के खिलाफ कोई क्राइम कमिट किया, हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कोई क्राइम कमिट किया और वाइफ ने उसके खिलाफ केस कर दिया, तो अब जो वो ट्रायल के ड्यूरिंग ट्रायल जो है वाइफ वो बता सकती है कि हस्बैंड ने जो है वो मेरे सामने अपने इस किस्म के इरादों का इजहार किया था और उसने मुझे ये कहा था वो कहा था। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन उस वक्त भी लीक आउट हो सकती है और फिर अगर कोई सिविल सूट चल रहा है दोनों के दरमियान, तो उस वक्त भी इस किस्म की कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग मैरिज हुई है वो लीक आउट की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये था मैरिड पर्सन का प्रिविलेज। और इसके बाद जो आर्टिकल 6 में आ रहा है, आर्टिकल 6 और 7, ये दोनों जो है एक दूसरे से काफी हद तक मिलते भी हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर किसी शख्स को जो है वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कोई उसके पास है, कोई ऐसी ऐसा जो है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, तो ऐसे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। अब यहाँ वर्डिंग देखिए, नो वन शेल बी परमिटेड, किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्ड कंपेल हैज नॉट बीन यूज्ड हियर। पहली बात तो ये कि यहाँ जो प्रिविलेज दिया गया हर शख्स पर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है या नहीं है, वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा है, किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कोई भी इस किस्म की वो एविडेंस दे जिससे अफेयर्स ऑफ स्टेट, रियासती मामलात जो है वो मुतासर होती हैं। जरा पूरा आर्टिकल देखिए, नो वन शेल बी परमिटेड, किसी शख्स को इजाजत नहीं दी जाएगी टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऐसे मामलात के बारे में वो एविडेंस दे कि जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में, एक तो होता है पब्लिश्ड जो आपको इजीली अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, ये बुक है जैसे ये पब्लिश्ड एक एक रिकॉर्ड है, मैं इसको मैं क्या कोई भी जाके ले सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं, टॉप सीक्रेट्स होती हैं और उनको जो है वो आवाम की एक्सेस में नहीं होती हैं और उनको सीक्रेटली जो है वो फाइल में रखा जाता है, वो हर किसी की एक्सेस में नहीं होती हैं, आउट ऑफ द एक्सेस ऑफ जनरल पब्लिक वो होती हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन, इस किस्म का जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अगर उससे मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन है, उससे मुतल्लिक जो है वो कोई एविडेंस है और वो जो है अफेयर्स ऑफ स्टेट से मुतल्लिक है। अफेयर्स ऑफ स्टेट मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन
जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हुक्म से कायम होने वाली किसी अथॉरिटी, किसी कंपनी वगैरह के की उनकी एक्टिविटीज से मुतल्लिक है, उनकी इंडस्ट्रियल या उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से मुतल्लिक है, तो ऐसी जो मामलात हैं वो अफेयर्स ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पर आर्टिकल के अंदर भी जो है एक्सप्लेनेशन में इस चीज की वजाहत की हुई है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को लीक आउट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन सिर्फ इसमें एक जो है एक्सेप्शनल जो है वो सिचुएशन है, वो क्या है कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, जो मुतल्लिका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अगर वो इजाजत दे देता है तो फिर जो है ऐसी इजाजत दी जा सकती है और फिर उसको एविडेंस में प्रोड्यूस किया जा सकता है। और वो जब इजाजत देगा तो फिर वो ये समझेगा, वो अपने अपने हिसाब से वो देखेगा कि जो क्या चीज मुनासिब है, इजाजत दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये फैसला करना उसका अख्तियार है। क्योंकि यहाँ पर भी वर्डिंग यही है, हु शिल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। वो उसको जैसा मुनासिब लगे वो चाहे तो इजाजत दे दे, चाहे तो इजाजत ना दे। अच्छा, ये जो आर्टिकल है, दिस इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम विच इज सेलेस पपुलाई एस्ट सुप्रमा लेक्स, जिसका मतलब ये बनता है मुख्तसर और आसान लफ्जों में कि जो स्टेट इंटरेस्ट है दैट मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस। हर सूरत में आपको स्टेट इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अगर आपका कहीं किसी जगह पर एक इंडिविजुअल का मामला है और साथ में अफेयर्स ऑफ स्टेट है, रियासत का एक तरफ मुफाद है, एक तरफ एक इंडिविजुअल का मुफाद है, और दोनों के दरमियान कहीं कंफ्लिक्ट होने जा रहा है, तो अफेयर्स ऑफ स्टेट या रियासत का जो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है उसको प्रेफरेंस दें, और इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है अगर उसके ऊपर कोई आंच आ भी जाती है तो ठीक है, आ जाए, उसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन अफेयर्स ऑफ स्टेट को एट एनी कॉस्ट किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसी की तरह का जो आर्टिकल 7 इसी से काफी हद तक रिजेम्बलेंस रखता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 7 कहता है कि इसी तरीके से ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी लीक आउट नहीं की जाएगी। अगर एक पब्लिक ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को किसी भी चीज के हवाले से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन उसके साथ करता है, तो वो जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको ये हक हासिल है कि वो ऐसी कम्युनिकेशन उसको उसको कोर्ट में लीक आउट ना करे, और उसको जो है इस बात के लिए उसे जो है कंपेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों के दरमियान फर्क क्या है। पहला जो आर्टिकल जो था उसमें जो आर्टिकल 6 है उसमें जो प्रिविलेज दिया गया है दैट हैज बीन गिवन टू एनीवन, ऑल द पर्संस, किसी भी किस्म की उसमें कोई जो है वो कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो पब्लिक ऑफिसर हो या ना हो। उसमें कहा गया कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो आर्टिकल 7 में प्रिविलेज है दैट हैज बीन पर्टिकुलरली गिवन टू पब्लिक ऑफिसर्स, उसमें सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स की बात की गई है। जो आर्टिकल 6 में जो प्रिविलेज दिया गया है वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, यानी वो डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन जो आर्टिकल 7 में प्रिविलेज दिया गया है वो कम्युनिकेशन है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन है। उसमें उसमें जो है उसमें आपके ओरल जो आपकी आपकी जो बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, वर्बल हुई है, आप सिर्फ उसका हवाला यहाँ पर है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ये जो आर्टिकल 6 में जिस प्रिविलेज की बात की जा रही है, कहा गया कि वो वेव हो सकता है, या सॉरी इसको यूं कहें कि वो प्रिविलेज जो है वो फिर खत्म हो सकता है अगर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न है अगर वो कह देता है कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। या फिर अगर वो चाहता है कि नहीं, इसको ये प्रिविलेज रहना चाहिए, तो ऐसी सूरत में वो जैसा भी मुनासिब फैसला करे, फैसला उसने करना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने करना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसके बारे में इस आर्टिकल 7 के अंदर जो अख्तियार इस किस्म का दिया गया है वो उसी पब्लिक ऑफिसर को दिया गया है, यानी पब्लिक ऑफिसर खुद ये फैसला करेगा कि मैंने इस कम्युनिकेशन को लीक आउट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर फैसला करने का अख्तियार पब्लिक ऑफिसर के पास है, लेकिन वहां पर फैसला करने का अख्तियार डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से मुतालिक जो है वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट का जो हेड है वो करेगा। अच्छा, जिस वक्त हम आर्टिकल 6 को पढ़ते हैं ना, तो इसके साथ आपने आर्टिकल 158 को भी मिलाना है।
हम जरा 158 को देखते हैं। आर्टिकल 158 के अंदर एक बात कही गई है। आर्टिकल 158 कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में है ये आर्टिकल। वो कहता है कि आप विटनेस समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा विटनेस जिसको आपने समन किया कि वो एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करे, शेल उसको करनी होगी इफ इट इज इन द पोजीशन ऑफ पावर, अगर वो उसकी पोजीशन में या उसके पार में, उसके अख्तियार में है। उसके लिए जरूरी है कि वो उसको कोर्ट में लेकर आए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन which he may be to which there may be as to its production। अगर उसको उसकी प्रोडक्शन या उसके एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई भी एतराज है, तो वो उस एतराज को एक तरफ रखते हुए जब कोर्ट ने उसे ऑर्डर दे दिया कि उसे कोर्ट में लेकर आए, तो वो लेकर आएगा। द कोर्ट इफ सीज फिट मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। अगर कोर्ट ये समझती है, मुनासिब समझती है, मुनासिब समझे, तो वो उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, उसका मुआयना कर सकती है, अनलेस इट रेफर्स टू मैटर्स ऑफ स्टेट। माँ सिवा इसके कि ये स्टेट अफेयर्स से मुतल्लिक है। और फिर जो है अगर अफेयर्स ऑफ स्टेट से मुतल्लिक है, तो फिर जो डिपार्टमेंट का हेड है उसके जो उसका जो सर्टिफिकेट है या उसकी जो राय है, उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट से मुतल्लिक नहीं है, तो जिस विटनेस को कहा गया है वो लेकर आएगा, कोर्ट उसको इंस्पेक्ट भी कर सकती है। और यहाँ पर भी आर्टिकल 6 के अंडर भी जिस एविडेंस की बात की जा रही है, अगर कोर्ट कहती है कि आप उसको लेकर आए, तो आपने लेकर आना है। फिर आप एतराज उठाएंगे कि हम ये अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, सो इसकी प्रोडक्शन हम नहीं चाहते। और फिर साथ में अगर आपका हेड जो है उसकी तरफ से भी ये लेटर आ जाता है कि इसकी जो है इंस्पेक्शन ना की जाए, तो फिर उसको जो है एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है आज के इस लेक्चर का, इस सेशन का जो लास्ट आर्टिकल है, वो है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पब्लिक पॉलिसी पर बेस करता है। ये जो प्रिविलेज दिया गया है, ये भी पब्लिक पॉलिसी पर बेस करता है। मुफाद अम्मा का तकाजा ये है कि पुलिस है या जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी आप कह रहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, दे मस्ट बी गिवन फ्री हैंड टू डिटेक्ट द क्राइम्स। अगर क्राइम्स को डिटेक्ट उन्होंने करना है, तो सम टाइम उन्हें बाज जगहों से जो ऐसे लोग जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। फिर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अमल करते हुए उनको रेड करना है, उनको जो है मुख्तलिफ तरीकों से क्रिमिनल्स तक पहुंचना है। अब अगर फर्ज करें कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स भी उनके साथ ही शामिल रखे गए हैं, रेवेन्यू के हवाले से जो क्राइम कमिट होते हैं उसको उनकी डिटेक्शन के दौरान अगर रेवेन्यू ऑफिसर को या किसी पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि किसी जगह पर कोई क्राइम, जो कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी किसी शख्स के थ्रू कि वहां पर जो है किसी जगह पर कोई खास किस्म का कोई क्राइम जो है वो कमिट होने वाला है या कुछ होने वाला है, और वो वहां पर रेड करते हैं, वहां पर जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं पुलिस, फिर उसके बाद जो है उनको कोर्ट में उनको पेश करते हैं। तो कोर्ट में उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो बताएं कि उन्होंने किसकी इंफॉर्मेशन पर ये रेड किया, अपने अपने मुखबर का वो नाम बताएं। वो नाम बताने से उसका बायोडाटा बताने के लिए उनको जो है मजबूर नहीं किया जाएगा। अब जरा देखिए, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, यानी आगे चल के इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स भी आगे, यहाँ पर जो है जो जो प्रिविलेज दिया गया है वो मजिस्ट्रेट्स को दिया गया है, पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया है, और साथ में रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया गया है। शेल बी कंपेल्ड, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी अगेन वर्ड शेल है। Whence he to say whence he got any information as to the commission of any offense। उन्होंने कहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल की, किसके जरिए से उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की, और वो इसके बारे में जो है वो बताएं। इसके लिए उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि यहाँ जो प्रिविलेज दिया गया है ना, वो सिर्फ ये है कि आपने ये नहीं बताना, सोर्स के हवाले से है। ये जो प्रिविलेज है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से है, इंफॉर्मेशन के हवाले से नहीं। इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रिविलेज्ड। यानी पुलिस से ये पूछा जा सकता है कि आपने वहां रेड किया, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली थी। ये तो उनसे जो है वो एविडेंस में उनसे उनसे इस चीज की तो उनसे एविडेंस ली जा सकती है। इस बात का तो यानी उनसे आप क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं। लेकिन प्रिविलेज सिर्फ ये है कि उनसे आपने इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम नहीं पूछना। यानी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रिविलेज्ड, द पर्सन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन,
हैज़ बीन प्रिविलेज्ड हियर। तो इस तरह से अगर ये इस किस्म का प्रिविलेज जो है वो पुलिस को, मजिस्ट्रेट्स को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को ना दिया जाता, तो जस्ट इमेजिन कि फिर तो कोई भी क्या क्या सिचुएशन होती कि कोई भी शख्स जो है इन लोगों के पास ना जाता और क्राइम के कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो देते ही ना, और इस तरीके से पुलिस जो है और या दूसरे जो इदारे हैं उनके लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है कि पुलिस है या मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है ना कि उनको पता चल जाए कि फलां जगह पर भी ऐसा हो रहा है या फलां जगह पर ये हो रहा है। कई जगहों पर जो है उनको इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलने पर उनको रेड करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर वो एक्शन लेते हैं और अगर कोई शहरी ज़िम्मेदारी का सबूत देता है और उनको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कमिशन ऑफ क्राइम, तो फिर इनको जो है उस शहरी की भी प्रोटेक्शन जो है वो लॉ उसको उसके लिए भी अरेंजमेंट करता है कि ये ना हो कि उसका नाम लीक आउट किया जाए और बाद में जो है जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो उन शहरियों को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 4 टू आर्टिकल 8 हमने देखा, और हमने एविडेंशियल प्रिविलेजेस जो इन आर्टिकल्स के तहत से हमने वो देखे। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि फ्रॉम आर्टिकल 9 टू आर्टिकल 14 व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस हैव बीन ग्रांटेड टू विटनेसेस। अच्छा, आपने इसको जो है वीडियो को समझना है, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से आपके लिए एलएलबी एलएलबी की डिग्री लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।